के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का ये सबसे ताजा ओपिनियन पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। हम अभी तक बात कर चुके हैं 543 लोकसभा सीट में से 367 लोकसभा सीटों की, जिसमें एनडीए 180, इंडिया 132 और अदर्स के खाते में 55 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की हम चर्चा कर चुके हैं, गुजरात की हम चर्चा कर चुके हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की भी चर्चा हो चुकी है। अब आइए बात कर लेते हैं गोवा की, जो लोकसभा सीटों के लिहाज से एक छोटा सा राज्य है। 2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इसमें वोट शेयर क्या कह रहा है आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी 56% वोट शेयर लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। कांग्रेस 35% वोट शेयर ले सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5% यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में वोट शेयर जा सकता है और अन्य के खाते में भी 4% वोट शेयर जा सकता है। यानी सबसे बड़ी पार्टी, आधे से ज्यादा वोट शेयर अगर किसी पार्टी के खाते में जाएगा तो वो है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी, जहां 56% वोट बीजेपी को मिल सकता है। अब आइए बात सीटों की कर लेते हैं। तो सीटों का बंटवारा, अगर गोवा की 2 सीटों का बंटवारा हम देखें तो बीजेपी 2 सीट यहां पर जीत सकती है लोकसभा की, यानी 1 सीट का इजाफा हो रहा है, 1 सीट का फायदा बीजेपी को हो रहा है 2019 के लोकसभा चुनावों से। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0 पर रहेगी, यानी खाता भी नहीं खोल पाएगी। आम आदमी पार्टी भी खाता नहीं खोल पाएगी और अन्य के पास भी कोई मौका नहीं है। यानी बीजेपी ना सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी वोट शेयर के लिहाज से, बल्कि अगर लोकसभा सीटों को आप देखेंगे, सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर भी बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी गोवा में, जहां फिलहाल मौजूदा अगर आप बात करेंगे तो स्टेट में बीजेपी की ही सरकार है। हर्षवर्धन जी, गोवा का जब जिक्र होता है तो एक अलग पिक्चर सबके दिमाग में आ जाती है। क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र है, क्या ऐसी वजह है कि यहाँ बीजेपी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है कि 2 सीटें इस बार के लोकसभा चुनावों में निकाल सकती है? देखिए, गोवा को एक लिहाज से और समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की अभी की सरकार आने से पहले बहुत वहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहती थी, कभी कोई भाग जाता था। चाहे छोटी सी विधानसभा है, 4 विधायक निकल कर चले गए तो सरकार खतरे में आ जाती थी। और कमाल की बात यह है कि वहाँ हर विधानसभा सीट में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं। कांग्रेस के भी कई बड़े ताकतवर नेता थे, वहां छोटी छोटी पार्टियां भी 2 हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए तो तृणमूल कांग्रेस ने भी वहां कोशिश कर ली थी, आम आदमी पार्टी ने भी वहां कोशिश कर ली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक जो बड़ा काम किया है, जिसको कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप का डेवलपमेंट। डॉक्टर प्रमोद सावंत, जिन्हें मनोहर पर्रिकर ने ही एक तरह से राजनीति में लेकर आए, नौकरी से निकालकर वहां, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। और जैसे हम नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत सुनते हैं, तो गोवा में वो स्वयं पूर्ण गोवा अभियान चलाए हुए हैं। अब गोवा हमेशा से एक कहें कि समृद्ध राज्य रहा है, टूरिज्म वहां की इकोनॉमी में रहा है, लेकिन वो जो कहते हैं और जो दिखता है कि वहां जो कल्चरल वहां का, जिसको हम कहते हैं कि रिसर्जेंस जैसा है, जो वहां के मंदिर हैं, जो वहां की पुरानी चर्चेज हैं, उन सबको उन्होंने नए तरह से बनाया है। और उसको वहां के जो रोजगार हैं, वहां के जो स्थानीय लोगों को कुछ उनके हाथ में मिले, उससे जोड़कर बनाया। अब कम लोगों को यह पता होगा कि जैसे एम्स है, वैसे देश में गोवा में ही वो आयुर्वेद का एम्स जैसा संस्थान है, जो अभी नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर गोवा के लोगों को लगता है कि एक तो जो इंडिया के मैप पर है, छोटा सा राज्य है, वो सिर्फ टूरिज्म की वजह से, अब दूसरी वजहों से भी है, और दूसरा वहां की जो कल्चरल कनेक्ट है, उसको प्रमोद सावंत ने बहुत अच्छे से किया है। यही वजह है कि जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बराबर लड़ते थे, अब वो कांग्रेस पार्टी अपनी अकेली सीट भी 2 में से 1 थी, वो भी हारती हुई दिख रही है। बिल्कुल, 56% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। आधे से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है। विजय जी, मनोहर पर्रिकर के बाद जिस तरीके से लगा था कि पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी शायद इतनी स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऐसा क्या बदलाव पार्टी ने अपने भीतर किया कि पार्टी स्ट्रांगली आगे बढ़ भी रही है और बाकी पार्टी को कोई मौका दे भी नहीं रही है खाता खोलने के लिए? नहीं, इसका मोर और लेस क्रेडिट जो है प्रमोद सावंत को जाता है। प्रमोद सावंत बहुत नौजवान चीफ मिनिस्टर्स में से हैं देश के, और भारतीय जनता पार्टी की यंग जनरेशन का जो जनरेशनल चेंज है, उसका भी वो हिस्सा रहे। पर्रिकर साहब खुद लेकर आए, और ये सच बात है कि जब मनोहर पर्रिकर वहाँ नेता थे और उनको वहाँ से दिल्ली भी लेकर आए, रक्षा मंत्री बनाया गया, तब भी लोगों को लग रहा था कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रहेगी। लेकिन और फिर उसके बाद उनको वापस भेजना भी पड़ा गोवा में मनोहर पर्रिकर को। इवन जब वो बहुत बीमार थे,
उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी गोवा की कि वो उसको संभालते रहे, क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि नहीं होगा, तो उस ऐसी स्थिति में भी गोवा को संभाला। और राजनीतिक तौर पे जो बताया कि इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा वहाँ रहती है गोवा में कि पता नहीं होता है सुबह क्या होगा शाम को क्या होगा। गोवा के बीचेज की तरह से ही राजनीति है कि कब हाई होगा कब टाइड होगा, नहीं होता। अब तो फिर भी पिछले 5 साल में काफ़ी कम हुआ है। पिछले यदि 50 साल देखें, 30 साल 40 साल देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर्स बदल जाते थे। एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर दूसरी पार्टी में जाकर फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाता था। विधानसभा अध्यक्ष एक एक पार्टी, मतलब सिंगल एमएलए भी चीफ मिनिस्टर बनने लायक स्थितियों में वहाँ पर रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक तो ये कहना क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है वो तो है ही बात, लेकिन असली बात सोचिए कि गोवा मुक्ति आंदोलन जब हुआ, जब गोवा पुर्तगाली से भारत में शामिल हुआ, तो उस समय भी जनसंघ ने और संघ के लोगों ने बड़ा काम वहाँ पर किया था। तो वो उसकी रूट्स वहाँ पर मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से ताकत देती है। गोवा आज की सरकार के लिए और आज की राजनीति के लिए मॉडल क्यों है? क्योंकि गोवा एक अकेला स्टेट है जहाँ पर यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और आराम से वो स्टेट चल रहा है। तो जिन सरकारों, अभी जैसे उत्तराखंड में चर्चा चल रही है, उत्तराखंड ने भी गोवा के यूसीसी मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की है। तो देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूसीसी को लेकर आएगी तो वो शायद गोवा मॉडल को आगे बढ़ा सकती है। भाई गोवा में जब यूसीसी आराम से शांति, और गोवा में सभी कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटी भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं, और सब यूसीसी के साथ चल रहे हैं बिना किसी दंगे के। तो देश भर में यूसीसी के मॉडल के लिए गोवा को मॉडल के तौर पर काम में ले सकती है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश वहाँ बड़ी ताकत बना ली है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की एंट्री से कांग्रेस और कमजोर वहाँ पर हो गई है। क्या फैक्टर्स भावेश ग्राउंड पर काम करते हैं? गोवा में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, टूरिज्म के लिहाज से रिच स्टेट है, क्या वोटर्स के बीच में चर्चा होती है? देखिए 2-3 जो अहम फैक्टर है वो गोवा के बीच में, इसमें गोवा के 2 पार्ट में डिवाइडेड, एक नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में बीजेपी वहाँ पे लगातार 1999 से जीतती आ रही। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है वहाँ पे जो बीजेपी के जो सिटिंग एमपी हैं श्रीपद नायक, उनका छवि बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही स्वच्छ छवि की है। उनको कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में बनाए रखा। तो एक तो उनका काम है वो बहुत, नॉर्थ गोवा में उनको बहुत अच्छी तरह से लोग मानते हैं उन्हें, डिस्पाइट तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम नॉर्थ गोवा में रहते बीजेपी के लिए, तब भी बीजेपी वहाँ जब लोकसभा की टाइम आते तो वहाँ पे बीजेपी 1999 से लगातार जीतती आ रही। साउथ गोवा एक ऐसा सीट है जहाँ पे बीजेपी 2014 में जीती थी, 2019 में हार गई थी। देखिए वहाँ पे जो जैसे टूरिज्म की बात थी, वहाँ पे ना लोग लगभग सारे लोग टूरिज्म से जुड़े हुए होते, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, टैक्सी से जुड़े हुए, बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए। तो साउथ गोवा एक ऐसा चीज़ है जिसमें कांग्रेस, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है, तो वहाँ पे जो उनके ऑपरेटर्स है वो सब बहुत सारे एक यूनियन टाइप की चीज़ें थे, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पहले पिछड़ती हुई जा रही थी। आज के डेट में देखिए चीज़ें कहाँ बदली, चीज़ें यहाँ बदली है कि आप देखिए अभी जो बीजेपी के वहाँ गवर्नमेंट है उसमें प्रमोद सावंत के अलावा बीजेपी गोत्र के सिर्फ एक मंत्री है, बाकी सारे कांग्रेस गोत्र के हैं। तो कांग्रेस लगभग वहाँ पे पूरी तरह खत्म हो गया और वो बीजेपी में शामिल हो गई, तो अपोजिशन तो है नहीं वहाँ। तो बीजेपी के लिए एक तो केकवॉक है, दोनों सीट। दूसरी बात ये है, आप देखिए विधानसभा वाला में भी मैं आपको याद दिलाऊं, अकेला मैं ही था जो बता रहा था बीजेपी वहां फिर से वापस आई। वहां पे बहुत छोटी छोटी असेंबली होती है जहां पे 10,000 15,000 इस तरह की वोटर्स होते, तो वहां पे एक स्ट्रांग लीडर हर विधानसभा में वो आपको जीत इंश्योर करती है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी फैक्टर है। बिल्कुल, विपक्ष का ना होना, और जैसा आप कह रहे हैं जो फॉर्मूला उत्तराखंड में था वही फॉर्मूला यहाँ गोवा में भी है कि कांग्रेस तो रही नहीं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो जरूर बीजेपी में शामिल हो गए। एक लाइन में जोड़ दूं, मोदी जी का कनेक्ट गोवा से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उनको हटाने की बात हुई, तो उसके बाद वहाँ पर नेशनल एग्जीक्यूटिव थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें फैसला किया जाना था कि उनको हटाया जाना है कि नहीं हटाया जाना है। तो जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई तो पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने वहाँ नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, और जो आज आप नारे सुनते हैं मोदी मोदी के, वो नारे वहाँ सुनाई दे रहे थे, और मोदी को पूरी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने सपोर्ट किया था उस 2002 की नेशनल एग्जीक्यूटिव में। और 2013 में जब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना था, और उससे पहले जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई तो उन्हें वहाँ पर कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया, और वहाँ से उनके प्रधानमंत्री पद की जो शुरुआत थी, दौड़ थी, वो वहाँ शुरू हुई है। तो वो गोवा से उनका बड़ा पॉलिटिकल कनेक्ट है।
बिल्कुल, देखिए प्रस्तावक यहाँ पर मनोहर पर्रिकर थे, जिनके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे कि लगा कि उनके बाद एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी ने वहां बिल्डअप किया और अब बीजेपी अपने दम पर वहां स्ट्रांग पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बात हम झारखंड की करेंगे। झारखंड में अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या कहता है वोट प्रतिशत, किसके खाते में कितने वोट प्रतिशत जाएंगे? तो बीजेपी की अगर बात करें तो 53% यहाँ बीजेपी के खाते में वोट शेयर जा सकते हैं। जेएमएम की बात करेंगे तो 13%, कांग्रेस की बात करेंगे तो 17%, अन्य के खाते में भी 17% वोट शेयर जा सकता है। यानी बीजेपी 53% वोट शेयर पाकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनकी सरकार है, यानी हेमंत सोरेन, 13% वोट शेयर उनके खाते में जा सकता है। और अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के खाते में 17 और अन्य के खाते में भी 17 सीटें जा सकती हैं। अब आइए वोट की बात कर लेते हैं, सीटों की बात कर लेते हैं कि वोट शेयर जब सीटों में कन्वर्ट होगा तो किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 12 सीटें जीत सकती है। 2019 के कंपैरिजन में 1 सीट का फायदा बीजेपी को हो रहा है। जेएमएम की बात करेंगे तो सिर्फ 1 सीट जेएमएम जीत सकती है। कांग्रेस के पास कोई मौका नहीं, यानी 1 भी सीट नहीं जीत सकती। 2019 में 1 सीट जीती थी, यानी 1 सीट का नुकसान हो रहा है। आजसू की बात करेंगे तो 1 सीट यहां पर आजसू भी जीत सकती है। यानी फिलहाल यहां पर भी, यानी झारखंड में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 12 सीटें 14 में से बीजेपी जीत रही है और जेएमएम के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। ये जो कैलकुलेशन, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं रोहन जी झारखंड से, क्या इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, सरकार भी नहीं है और इंडिया गठबंधन भी वहां मजबूत है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकसभा में हल्ला बोल किया है, निशिकांत दुबे उनमें से सबसे ऊपर उठ के आते हैं। आप देखिए, चाहे विमेन रिजर्वेशन बिल हो, चाहे दिल्ली का ऑर्डिनेंस बिल हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे को झारखंड से गोदा कंस्टिट्यूंसी से आते हैं। लोकसभा की बड़ी फेमस कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे पीछे निशिकांत दुबे ने एम्स को इस्टेब्लिश करवाया झारखंड में और आईआईटी के साथ में एक कोलैबोरेशन भी कराई। तो निशिकांत दुबे को जिस तरीके से बीजेपी ने एक प्रमोशन दिया है लोकसभा में स्पीचेस में, मुझे लगता है कि वो इसलिए दिया है, एक ऑल्टरनेटिव खोज रहे थे बड़े काफ़ी सालों से, और वो निशिकांत दुबे के रूप में मुझे नज़र आता हुआ दिख रहा है पिछले काफ़ी समय से। और वो एक कारण रहेगा। सीधा अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ में किसी ने युद्ध छेड़ा है तो वो ये नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता बन चुके हैं आज के निशिकांत दुबे, और खुद जाके लड़ते हैं हर मुद्दे पे। अगर आप देखिए पिछले 3 हफ्ते में जब दानिश अली का जो मुद्दा आया, सबसे पहले जो चिट्ठी लिखी वो झारखंड के इस नेता ने लिखी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो नेक्स्ट स्टेट में एक बिल्डिंग का टारगेट है, अभी हम कुछ समय पहले प्रमोद सावंत की बात कर रहे थे कि डॉक्टर प्रमोद सावंत को बड़ा नीचे से उठा के, बीजेवाईएम से उठा के बीजेपी ने कल्टीवेट किया और प्रमोट किया। काफ़ी सारी स्टेट्स में वो लीडरशिप नहीं है बीजेपी की, कर्नाटका में नहीं थी। तो झारखंड में जो एक गैप था ना काफ़ी समय से, मुझे लगता है वो निशिकांत दुबे के लिए नज़र आता हुआ मुझे समझ आ रहा है। और झारखंड में जो एक गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, बीजेपी को जो एक सपोर्ट सिस्टम या लाइफ सिस्टम दिया है, वो निशिकांत दुबे जैसे नेताओं ने दिया, और उसी का शायद कहीं ना कहीं नज़र आएगा। और अगर आप देखिए कि जो ईडी की रेड्स हुई, बार बार ईडी के समन्स भी आ रहे हैं हेमंत सोरेन की फैमिली को और उनको खुद को भी, तो वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि स्कैम का जो दौर था वो अभी भी वहाँ पे चल रहा है। और जो 2024 तक आते आते जब हमारे पास में इनकी पुष्टि होनी शुरू होएगी, तो वही जो स्कैम्स ही हैं वही इम्पैक्ट करेंगे नेशनल लेवल पे लोकसभा चुनावों में। बिल्कुल, पूरे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा इस वक्त बीजेपी ने उठा रखा है और तमाम विपक्षी नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर ईडी के केस चल भी रहे हैं। ऐसा ही राज्य झारखंड भी है हर्षवर्धन जी। ये नैरेटिव जो कि बीजेपी चलाती है कि भ्रष्टाचारी हमसे बच नहीं पाएंगे, एक एक भ्रष्टाचारी को हम जेल में पहुंचाएंगे, जो चोर है उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। और एक नैरेटिव जो विपक्ष ये कहता है कि चूंकि हम विपक्ष में हैं इसीलिए हमें डराया जा रहा है, बीजेपी तानाशाही कर रही है। झारखंड में ये नतीजे आना इन दोनों नैरेटिव के बीच में क्या रिफ्लेक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो ये प्राची कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत मजबूत रही है। जब से राज्य वहाँ बना, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, और ठीक है कि वहाँ भी छोटे राज्य होने का फायदा नुकसान, मुझे तो नुकसान ज़्यादा दिखता है, फायदा कम दिखता है, लेकिन ठीक है, कई लोगों को लगता है कि हमारा राज्य होगा तो हमारी हिस्सेदारी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी गड़बड़ कर बैठी थी। उसे रघुवर दास को हटाना था, समय से निर्णय लेना था। वहां की जनता बहुत साफ साफ कह रही थी, लोकसभा में नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ऊपर होता है,
स्थानीय इकाई का उसमें जिसको कहें कि 10% 20% ही योगदान होता है, लेकिन विधानसभा में जब स्थानीय चेहरा स्थानीय इकाई काम नहीं करती है तो नुकसान करता है। कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर चले गए थे, उसमें बाबूलाल मरांडी भी थे, सरयू राय भी थे, बहुत से ऐसे नेता थे। अब सवाल यहां दूसरा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कोर्स करेक्शन कर पाई? बिल्कुल उसने कोर्स करेक्शन किया, बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लेकर आई वो। और सच बात यह है कि वो कैडर के साथ जुड़े नेता थे, यानी ये वो नेता थे जो भाजपा से चले गए तो कैडर दुखी था। भाजपा का कैडर कहीं जाता नहीं लेकिन दुखी होकर बैठ जाता है, नाराज नहीं होता, नाराजगी उसकी घर पर दिखती है, वो बूथ तक नहीं जाता है। अब बाबूलाल मरांडी उसको फिर से री एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, भ्रष्टाचार बड़ा मसला है। जिस आदिवासी हितों की बात लेकर शिबू सोरेन की लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन करते हैं, उस पर एक दिख रहा है कि उस पर एक तरह से कहें कि चोट पहुंची है, उन्हीं आदिवासियों के हित मारे जा रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू रायसीना पहाड़ी पर जो बैठी हुई है उसका बड़ा प्रभाव वहां जाने वाला है। तो इसको अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वहां की सरकार का घिरा होना हेमंत सोरेन का, स्थानीय इकाई में फिर से बाबूलाल मरांडी और पुराने नेताओं को लाकर जान फूंकना, रायसीना पहाड़ी पर एक आदिवासी का बैठा होना, और निश्चित तौर पर उसमें लोकसभा में निशिकांत दुबे जैसे लोग, उनके प्रश्न, उनकी चीजें वो उसमें ऐड करते हैं। बिल्कुल। देखिए, झारखंड में जो फिलहाल बीजेपी है वो 12 सीटें जीत सकती है। इसी से रिलेटेड कोई सवाल किसी के पास? सवाल? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि झारखंड में जो चुनाव है उसमें संघ का कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा, आरएसएस का इसके अंदर? संघ जो है झारखंड में हमेशा से ही काम करता है, वो चुनाव के लिए वहाँ पर काम नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है झारखंड, तो वहाँ पर संघ का, विश्व हिंदू परिषद का बहुत लंबे समय से बहुत गहराई तक काम चल रहा है। और शायद ही झारखंड का कोई इलाका हो जहाँ पर आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं हो। अलग अलग तरह के प्रकल्प और योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं, जिसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ ताकतवर है। और जब वाजपेयी सरकार ने, प्रधानमंत्री वाजपेयी थे 2000 में जब झारखंड बनाया, तब से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ वो रहा। झारखंड को समझना चाहिए कि झारखंड आदिवासी स्टेट है। बाबूलाल मरांडी का जिक्र किया कि बाबूलाल मरांडी वहाँ पर बड़े नेता रहे हैं। उसके बाद रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी क्या है, उनको लेकर काफ़ी परेशानी रही। तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर एक आदिवासी लीडर की तलाश, वो हेमंत सोरेन इसलिए आ गए क्योंकि झारखंड के जो नेचुरल लीडर है, जिनके लिए आप पसंद करें ना पसंद करें, वो शिबू सोरेन वहाँ पर रहे आदिवासी लीडर के तौर पे। करप्शन के भी बहुत सारे चार्जेस वहाँ रहे, लेकिन शिबू सोरेन, और उसी लेगेसी को लेकर हेमंत सोरेन आज तक चलते आ रहे हैं। अब उसका क्या जवाब हो सकता है? मुझे लगता है बाबूलाल मरांडी, सरयू राय, रघुवर दास, सबके वापस आने से भारतीय जनता पार्टी स्टेट में, वो ये जो आप दिखाई दे रहा है लोकसभा का, वो तो प्रधानमंत्री के लिए है, उसको अलग से देखते हैं, लेकिन स्टेट में भी उसकी वापसी हो सकती है अगर वो इन सबको मिलकर काम करें। निशिकांत दुबे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। निशिकांत का जिक्र भी किया गया कि वो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी करते हैं, और गांधी परिवार के खिलाफ सबसे ज़्यादा हमला बोलने वाले मुखर सांसद जो है निशिकांत दुबे। लेकिन जो लोग भूल रहे हैं, निशिकांत दुबे का पूरा पॉलिटिकल जो रिसर्जेंस है या जो आगे बढ़ने का काम है, वो हुआ था 2012-11 में, जब यूपीए सरकार थी। और यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला कोयला घोटाला, उसको निशिकांत दुबे ने पूरे देश भर में एक बड़ी जगह दी थी, और उससे यूपीए सरकार की एक इमेज भ्रष्ट सरकार के तौर पर हुई। तो निशिकांत दुबे का जो पूरी राजनीतिक करियर है कोयला घोटाले से शुरू होता है। ये अच्छी बात है कि उन पर कभी दाग नहीं लगा, नहीं तो कहा जाता कि कोयले की बिल्कुल। देखिए, निशिकांत दुबे लोकसभा में किस तरीके से मुखर रहते हैं तो सब किसी ने देखा है। सवाल? तो सर मेरा सवाल विजय जी से है। सर, बात करें विपक्ष की, तो राहुल गांधी जी जो हैं हमारे, वो एक चुनाव में कहते हैं कि मैं एक जनेऊधारी पंडित हूं, और अगले ही चुनाव में वो मांसाहार पकाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में कैसे वो अपने आप को एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभार पाएंगे? विपक्षी नेता बनने के लिए उनके जनेऊ पहनने और मांस खाने का संबंध नहीं है, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि आपको लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं देश में जो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, मांस खाते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप हिंदुस्तान का फूड मैप देखेंगे, हिंदुस्तान का फूड मैप देखेंगे, तो 70% हिंदुस्तानी नॉन वेजिटेरियन है, समझे। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है विपक्ष के नेता की बात करें तो विपक्ष के नेता के तौर पे वो सस्टेन नहीं करते, वो बार बार जो है, जिसको पहले अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, वो इंटरवल पॉलिटिक्स करते हैं। एक बार भारत जोड़ो यात्रा कर लेते हैं,
फिर विदेश चले जाते हैं, बेल्जियम चले जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो कुली से मिलते हैं, फिर कई मछुआरों से मिलते हैं, अलग अलग काम करते हैं। यदि वो सस्टेन करके काम करें तो वो नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े चैलेंजर के तौर पर आ सकते हैं। चैलेंजर का मतलब ये नहीं कि उनको हरा देंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ा चेहरा विपक्ष के तौर पर खड़े हो सकते हैं यदि वो, अब जैसे अभी इंडिया गठबंधन भी चल रहा है तो उसको वो सस्टेन होकर लीडरशिप दें तो शायद कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन अभी उनकी बहुत सारी प्रायोरिटी मुझे नहीं पता क्या क्या है। चलिए देखिए आगे आने वाले जो स्टेट्स हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक की अगर बात करें तो 383 सीटों का सर्वे हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें एनडीए 195 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 133 सीटें जा सकते हैं और अन्य के खाते में 55 सीटें जा सकती हैं। तो 383 सीट का ये जो पूरा ओपिनियन पोल है वो आपके सामने आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग इन दिनों नजर आ रही है। यहां की लोकसभा सीटें 7 हैं और इन 7 लोकसभा सीटों पर किसका वोट शेयर कितना है ये आपको सबसे पहले बताते हैं। बीजेपी का 52% वोट शेयर यहां पर रह सकता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 25% वोट शेयर रह सकता है। कांग्रेस की बात करें तो 17% वोट शेयर रह सकता है। अन्य की बात करेंगे तो 6% वोट शेयर रह सकता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की यहां पर सरकार है, लेकिन लोकसभा सीटों की अगर बात करेंगे तो बीजेपी ने 2019 में क्लीन स्वीप किया था। इस बार सीटें क्या बता रही हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, अभी भी ये जो हमारा ओपिनियन पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी 7 में से 7 सीटें जीत सकती है। क्लीन स्वीप यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलेगी, कांग्रेस भी खाता नहीं खोलेगी। तो दिल्ली की राजनीति इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि आमने सामने न सिर्फ बीजेपी आम आदमी पार्टी है, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो टसल है वो भी साफ तौर पर दिखाई देती है। अब आइए एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रख देते हैं। जुलाई 2023 में हमने जो सर्वे किया था उसमें एनडीए 5 सीटें जीत रहा था, लेकिन अक्टूबर 2023 यानी ठीक 3 महीने बाद ये सीटें 7 में कन्वर्ट हो गई, यानी 2 सीटों का इजाफा यहां पर एनडीए की सीटों में हो रहा है। जबकि इंडिया की बात करें तो 2 सीटें यहां पर इंडिया के खाते में जुलाई में जा रही थी और अक्टूबर 2023 में ये 0 हो गई है, यानी सीधा -2 का यहां पर बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। भावेश, ऐसा क्यों? ये बदलाव 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया दिल्ली में जो 2 सीटों का यहां पर मुनाफा एनडीए को हो रहा है? देखिए, इन 3 महीनों में जो 2 सबसे बड़ी चीज़ें हुई है, एक तो आप देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो लग रहा है कि एक मीटिंग तक सीमित है। मीटिंग में कुछ और है, सड़क पे कुछ और है और बाकी जगह कुछ और है। अब देखिए वो मीटिंग तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के नेता को गाली भी देते हैं, किसी इशू पे एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते। अभी आपने देखा होगा पंजाब में एक कांग्रेस के नेता को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ पे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो शराब घोटाले में कुछ होता है तो कांग्रेस के नेताओं वहाँ पे ताली बजाते हैं। एक तो वो इशू है। दूसरा जो हम लोग सबसे बड़ी चीज़ जो भूल रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है। यहाँ पे जाति धर्म से इतर जो एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी आज की डेट में चल रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो वुमेन रिजर्वेशन जो पास किया गया, इसका एक अच्छा खासा इफेक्ट दिल्ली जैसे जगहों पर जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है उसका इफेक्ट महाराष्ट्र में भी है। वो मैं वहाँ पे उस टाइम में कहना मिस कर गया, लेकिन दिल्ली में उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। आप देखेंगे जैसे याद होगा 2019 में जो वुमेन का जो वोट परसेंटेज था वो पुरुषों से ज़्यादा था। उन सब चीज़ों में दिल्ली एक प्रमुख जगह था जहाँ पे वुमेन का जो वोट शेयर था वो ज़्यादा था। और जब ये मुद्दा आया है वुमेन रिजर्वेशन का तो दिल्ली में इसका एक अच्छा खासा इफेक्ट देखा जा रहा है। और ये संभावना है कि बीजेपी यहाँ पे, हालांकि सीट तो यहाँ पे 7 ही है, 7 पहले भी जीती थी, अभी भी जीत रही है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर शायद और यहाँ से और ज़्यादा बेटर हो, ये उम्मीद है। हर्षवर्धन जी, जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कई मौकों पर खुलकर सामने आता है, ताजा अभी संजय सिंह के मामले में सामने आ गया। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कांग्रेस साथ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। क्या यही वोटर्स में संदेश जा रहा है कि बेटर है एनडीए को चुन लिया जाए? नहीं, मुझे लगता है देखिए दिल्ली में जब हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में किसी स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए ये कोई दूसरा राज्य नहीं है, एक तो ये पूर्ण राज्य नहीं है और यहाँ मोदी जी खुद ही हैं। तो दिल्ली की जनता को शायद ही ये कभी एहसास होता हो कि नहीं लोकसभा चुनाव में हम चुनेंगे तो कोई स्थानीय नेतृत्व भी होगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह है, ये और कोई वजह नहीं है। ये वाली वजह उसके बाद आती है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ते दिखते तो शायद उनके वोटर मिल पाते, लेकिन चूंकि दोनों को ही एक दूसरे को, जिसको कहते हैं ना कि वो संदर्भ अलग है लेकिन वही है कि बगल में छुरी वाला मसला है, तो गठबंधन मुंह में, लेकिन पहला मौका मिलते ही पैर खींच लेना,
इसी वजह से दोनों को लगता है कि अरे भाई एक बार गड़बड़ हो गई तो हम तो क्या कर पाएंगे, हमारा विधानसभा में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच का विश्वास का संकट उनके जो वोटर हैं उसको कम ही करेगा, ज्यादा नहीं करने वाला है। अगर एक साथ आते भी तो भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि उन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा पाए। क्या फैक्टर्स हैं रोहन दुआ जी कि आप अच्छे बहुमत के साथ स्टेट में सरकार बनाते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है, जब बात पूरे देश की आती है, तो आप कहीं नहीं टिक पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? नहीं, मुझे लगता है कि प्राची, अगर हम दिल्ली की जनता की बात करें तो आज भी अरविंद केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना चाहते हैं, वहां से नहीं वो पीछे हट रहे हैं। चाहे वो तब से हो जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट हो या उसके बाद की बातें हो, वो अभी भी उनका विश्वास जो है वो बरकरार है। लेकिन अगर मैं बात करूं 7 सीटों की, तो जो मजबूती है वो मुझे 2014 में भी उतनी दिखाई देती थी जो आज दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मैं कहूं अपनी एक एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि अरुण जेटली बड़े ही कद्दावर नेता थे भाजपा के, और जब अकाली दल ने, मैं वहाँ पे मौजूद था, एक अंग्रेजी पत्रकार के लिए मैं वहाँ पे संपादक था, तो तब मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि दिल्ली से ना लड़ा के अरुण जेटली को अकाली दल के कहने पे अमृतसर लेके गया, जबकि भाजपा की स्थिति 2014 से पहले भी अगर मैं कहूं तो सीटों पे बड़ी मजबूती थी उनकी लोकसभा को लेके। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7 सीटें उन्हीं के पास में ही आनी चाहिए। पर जो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, आपका जो मुद्दा है करप्शन है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो स्टेट असेंबली इलेक्शन में कभी उसका कोई इम्पैक्ट होगा, और ना ही इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है। जो भावेश बात करे विमेन रिजर्वेशन का, 7 सीटें वो भाजपा इसलिए जीतेगी क्योंकि प्रधानमंत्री यहीं से ऑपरेट करते हैं लोकसभा से, और एक भले बनारस से चुन के आते हो, लेकिन जो उनका एक रंग रूप है, स्वभाव है, दिल्ली की जनता के साथ में लिटरेट जनता है, वो देखना उनको पसंद करती है लोकसभा में रोज जाते हुए, तो वो नेशनल लेवल पे उन्हीं को ही चुनेंगे, और उसका मुनाफा हो सकता है रमेश बिधूरी को दोबारा से हो जाए इतने गाली गलौज करने के बाद में भी। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली की जनता की, अगर मुख्यमंत्री को चुने तो आपका जो शेयर है वो नहीं हिल पाएगा, भले ही 2024 में 7 सीटें ये जीत जाएं। जानते हैं अरविंद केजरीवाल विजय जी की विधानसभा में उन्हें चुनाव लड़ना है, विधानसभा में उनके वोट शेयर को कोई नहीं हिला पाता। क्या यही वजह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो खाई है वो घटने की बजाय बढ़ती हुई नजर आती है, जो बयान आते हैं दोनों ही तरफ से? देखिए, भावेश जी ने जहाँ शुरू की बात, वहाँ से शुरू करता हूँ थोड़ा सा करेक्ट करके। भावेश जी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, मैं उसको गठबंधन नहीं गांठबंधन मानता हूँ। दोनों के बीच में इतनी गांठें बनी हुई हैं कि वो खुल ही नहीं पा रही हैं। अब आप देखिए, भावेश जी ने कहा कि 25% और 17% वोट है उनके पास, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास, तो 42% वोट होता है। 42% वोट यदि किसी गठबंधन के पास हो तो 100% सीट किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं जानी चाहिए कायदे से। लेकिन इसका मतलब है कि वो 25% और 17% अलग अलग बना हुआ है। 17% जो पार्टी का वोट है वो दूसरे के पास नहीं जा रहा, 25% वाला भी नहीं जा रहा। और भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी बात है कि 52% वोट वहाँ पर है। और दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री के साथ इतना कनेक्ट लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री वाराणसी से चुने जाते हैं या गुजरात उनकी होम स्टेट है या क्या। तो अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री वो चुनाव होता है। तो लोकसभा चुनाव में कभी भी वो उस मुकाबले में नहीं आ पा रही आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ जो पूरा आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने किया, इसलिए दिल्ली में स्टेट के तौर पर, विधानसभा के तौर पर अरविंद केजरीवाल नेता होते हैं। और वहाँ जो सबसे बड़ी कमी है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई लीडर नहीं है जो उनके पूरे स्टेट के कैंपेन को चला सके। तो लोकसभा तो वो प्रधानमंत्री जी के भरोसे जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा के लिए कोई नेता ही नहीं है उनके पास। इवन यदि आज हमारे पास सब लोग खड़े हुए हैं, 7 MP भारतीय जनता पार्टी के हैं, 7 लोगों के नाम नहीं बता सकते हम, समझे? तो ये स्थिति है, और पार्टी का तो कोई लीडर वहां पर है ही नहीं। तो उस चक्कर में वहां पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के लिए खड़ी नहीं हो रही। विधानसभा छोड़िए, MCD में हार गए वो 15 साल रहने के बाद भी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की हमने बात की, तो ऐसा ही एक राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब, उसकी भी बात कर लेते हैं कि पंजाब में आखिर क्या होगा अगर आज चुनाव हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वोट शेयर की। कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। वोट शेयर अगर देखें तो बीजेपी 18% वोट यहां पर गेन कर सकती है, बीजेपी को मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीत सकती है।
माफ कीजिएगा 28% वोट शेयर उनका रह सकता है। अकाली दल की अगर आप बात करेंगे तो 19% वोट शेयर अकाली दल का रह सकता है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 25% और अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है। यानी बीजेपी 18%, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लोकसभा के चुनावों में भी 28% यहां पर वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। 19 अकाली दल, 25 कांग्रेस वोट शेयर उनको मिल सकता है 25% और अन्य के खाते में 10% जा सकता है। अब इन 13 लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक सीट यहाँ पर बीजेपी जीतेगी अगर आज चुनाव होते हैं तो एक सीट का नुकसान यहाँ बीजेपी को हो रहा है। जबकि आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी यहाँ 6 सीटें जीत सकती है, 5 सीटें गेन कर रही है आम आदमी पार्टी। 5 सीटों का फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हो रहा है। अकाली दल जो कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, एनडीए की साथी थी, जो अब अलग है, वो अकाली दल की अगर हम बात करें तो एक सीट यहाँ पर अकाली दल जीत सकता है, यानी एक सीट का यहाँ नुकसान उनको हो रहा है। जबकि कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है और -3 यानी कि 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। आइए कंपैरिजन कर लेते हैं अपने सर्वे का। अगर हम जुलाई 2023 की बात करें, जो इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे था, उसमें एनडीए खाता नहीं खोल पा रहा था, लेकिन अभी एक सीट यहां पर जीत सकता है एनडीए, यानी कि बदलाव हो रहा है यहां पर प्लस 1 सीट का, यानी कि मुनाफा हो रहा है। एनडीए का मतलब बीजेपी है। इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन 13 सीटें यहां पर जीत रहा था जुलाई 2023 में, जो घटकर 11 हो गई हैं। 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। यहां देखिए आप पंजाब में मानकर चल रहे हैं हम इंडिया गठबंधन में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बयानों में तल्खी बहुत ज्यादा है, दिल्ली से ज्यादा तल्खी पंजाब में देखने को मिल रही है। अकाली दल की बात करें तो अकाली दल जुलाई 2023 के हमारे सर्वे में खाता नहीं खोल पा रही थी, लेकिन 3 महीने बाद का जो ताजा सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स का है, उसमें 1 सीट अकाली दल को मिल रही है और 1 सीट का यहां पर मुनाफा हो रहा है अकाली दल को। ये जिस तरीके के सामने आ रहे हैं रुझान, हर्षवर्धन जी, सबसे पहले क्या मैसेज पंजाब देने की कोशिश कर रहा है जिसमें बीजेपी सिर्फ 1 सीट हासिल कर सकती है? देखिए, मैसेज समझने के लिए मैं कहूँगा कि आप वो परसेंटेज वाला आंकड़ा रख दीजिए, टीवी पर वही दिखाइए, क्योंकि वो दरअसल मैसेज है। मैसेज बड़े साफ हैं। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसी तरह लड़ती रही, अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल किसी भी सूरत में मिल गई, तो ये सारे आंकड़े उलट होने वाले हैं। कई बार होता है कि राजनीतिक दल बनाते हैं कोई गठजोड़, कई बार होता है कि जो इलेक्टोरेट होता है, मतदाता होता है, वो फोर्स करता है कि आप बनाइए। जैसे ये जो अलायंस इंडिया का बना है, ये भी फोर्स कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो दोनों ही 18 और 19% पर खड़े हैं, ये दरअसल वहां की जनता कह रही कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आप दोनों अकेले अकेले कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो पहली बात तो एनडीए वहां है नहीं, अगर एनडीए होगा तो सूरत बदलेगी। दूसरा, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसके हिस्से से ले जा रही है? कांग्रेस के हिस्से से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये सर्वे अभी है, ये दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा है। मेरा मानना है कि अगर ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो इनको नुकसान होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बहुत क्लियर कट डिवीजन है वोटर्स का। 2 सेगमेंट बहुत स्ट्रांग है, तीसरा सेगमेंट बहुत छोटा है। ओवरऑल कुल मिलाकर अगर कहें तो ये जो दिखा रहा है वो एनडीए को, वहां भाजपा को एक सहयोगी मिल सकता है। शायद अकाली पर भी ये दबाव बनेगा। भावेश, जो 3 महीने पहले हमने सर्वे दिखाया था उसमें ना बीजेपी का खाता खुल रहा था ना अकाली दल का खाता खुल रहा था। अब दोनों के झोली में 1-1 सीट जा सकती है। क्या वजह है ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की टेंशन को देखते हुए ये हो रहा है? एक तो सबसे बड़ी वजह जो अभी हमने दिल्ली पे जो डिस्कस किया वो तो सर्वविदित है कि वहीं से शुरू हुई, एक्चुअली वो जो झगड़ा लड़ाई है वहीं से शुरू हुई है। दूसरी वजह देखिए, जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि भाजपा को क्या अकाली से अलायंस करना चाहिए या वहाँ की जनता करिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देखिए, पहले एक दौर ये था कि अकाली और भाजपा का जो अलायंस था वो सिख और हिंदू का एक अलायंस था, सिख पार्टी और हिंदू पार्टी का एक अलायंस था, जिससे बीजेपी को और अकाली दोनों को फायदा होता था वहाँ पे। फिलहाल अब दोनों पार्टियों में विश्वास का संकट है और वहाँ पे आप जिस तरह
देखेंगे कनाडा और इंडिया के जिस तरह हो, उससे सिख में भी एक तरह का कंफ्यूजन है और एक तरह का उसका भी मुद्दा पंजाब में है एक तरह का। देखिए पंजाब में जो वोट शेयर जो वोटों का जो पॉपुलेशन जो है उसका लगभग 38% के आसपास हिंदू आबादी अभी भी है। तो उन पॉकेट्स में जहां पे बीजेपी स्ट्रांग है, जहां पे हिंदू वोटर्स स्ट्रांग है, दूसरे एक पक्ष उसका ये भी है कि पंजाब में जो हिंदू की आबादी है वो शहरों में ज़्यादा है, लगभग 60% के आसपास पंजाब में हिंदू वोटर्स हैं। तो उन सब चीज़ों में बीजेपी वहां पे अच्छा कर रही है। रही बात कि अकाली दल क्यों ऐसा करे, देखिए अकाली का एक सर्टेन पॉकेट्स बन गया जहां पे वो अभी भी हैं, लेकिन जब वो अलायंस बहुत अच्छा से काम करेगी तो शायद वो सीटें ना जीत जाए। फिलहाल दिख रहा है कि ये अलायंस जो बन रही है जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, वो ग्राउंड पे वर्क करते हुए नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो नेताओं में जो कन्फ्यूजन है, नेताओं के एक दूसरे के बीच जो गाली गलौज की जो स्थिति है, उसके वजह से वोटर्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जिसके वजह से शायद ये अलायंस पंजाब में उतना इफेक्टिव ना हो जितना पहले अनुमान लगाया जा रहा था। बिल्कुल, खैरा की गिरफ्तारी के बाद तो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई थी। हर्षवर्धन जी, एक छोटी सी टिप्पणी, भावेश जी जो कह रहे हैं उससे मैं लगभग सहमत हूं, लेकिन कई बार होता है ना जो गठजोड़ टूटा है, बहुत लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे, लेकिन अमित शाह पूछते रह गए, आज तक वहां की यूनिट कुछ बता नहीं पाई है। तरुण चुग से लेकर अश्विनी शर्मा से लेकर कोई वहां कुछ काम कर नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि उसे वहां भी कांग्रेस का अध्यक्ष लेके आना पड़ा है, सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां जिस दौर से गुजर रही है, वहां उसके लिए ये सबसे बेटर ऑप्शन है। कहते हैं ना कि कई बार आप जब विकल्प चुनते हैं तो सबसे अच्छा वाला चुन लो, या खराब में थोड़ा जो सबसे कम खराब उसको चुन लो। तो ये जो कम खराब विकल्प है वो अकाली के साथ गठजोड़ है। और अकाली का संकट समझिए, जैसे वो सिख पार्टी है वैसे वो सिर्फ रूरल पार्टी है। अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के बाद अब सुखबीर बादल की अगुवाई में बड़े संकट से गुजर रही है। उसे अपने आप को सस्टेन करना है तो ये लोकसभा चुनाव उसके लिए बहुत क्रूशियल है। और एक बात मैं बहुत जिसको कहते हैं कि ये फैक्ट के तौर पर जानना जरूरी है, कनाडा मुद्दे का पंजाब के सिखों पर लगभग शून्य असर होता है। ये पहले के चुनाव में साबित मैं एक चीज ऐड कर दूं सर, एक सेकंड ऐड कर दूं। देखिए पंजाब में मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर का आप एक भाषण सुनिए, शायद जब मीटिंग हो रही थी एनडीए का, उसमें उन्होंने कहा था असली अकाली को, उन्होंने कहा असली अकाली बीजेपी के नज़र में कौन है? अकाली बीजेपी के नज़र में आज के दिन में सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी है। वो अब भी जो अकाली उनको मानने को तैयार नहीं है, तो अलायंस तो छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं मैं अकाली गठबंधन पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि पंजाब का जो सिख है वो कनाडा के खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ 1% भी नहीं है। इस बात को सबको क्लियर कर लेना चाहिए, देश में भी और कनाडा में भी, दुनिया भर में ये बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए कि पंजाब का सिख, इसको ये किसी भी हालत में नहीं कहना चाहिए कि पंजाब का सिख राजनीति में कोई वोट भी नहीं 50,000 वोट मिलते हैं अधिकतम, बहुत कोशिश कर लें जो उस अतिवादी राजनीति में जाते हैं। अतिवादी राजनीति वहां पर नहीं, और सिखों की अतिवादी राजनीति का एक जो दौर था 80s में जो चला वो चल गया, उसके भी बहुत सारे कारण थे। सिख उस समय अतिवादी उस तरह से नहीं हुए थे, उसका अलग कारण था। लेकिन आज कनाडा के खालिस्तान मूवमेंट का हिंदुस्तान के या पंजाब के सिखों से कोई संबंध नहीं। और इस बात से मैं सहमत हूं कि यदि वोटर जो है ना, इलेक्टोरेट का प्रेशर है इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल साथ आ जाए। ठीक, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने की संभावना तो लग नहीं रही। यदि वो साथ आ जाते तो बिल्कुल स्वीप कर लेते, तब राउट होगा, तब तो कुछ पूरा कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब पूरा स्वीप कर सकते हैं, उसकी संभावना कम है। यदि इलेक्टोरेट के प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ आ जाए, और ये तो दिन रात बदलता रहता ना, आज क्या हो रहा है कल क्या होगा पता नहीं, ये किस तरह से बदला। सीट तो उतनी की उतनी मिल रही है। हरसिमरत कौर की सीट है जो पिछली बार भी थी, तो कोई उस तरह का इजाफा नहीं हो रहा। वो जुलाई और अक्टूबर में है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली और पंजाब को लेकर हमारी जनता क्या सोच रही है, उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। सवाल, एक सेकेंड। मैं हर्षवर्धन जी से जानना चाहता हूँ, एक जिज्ञासा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है भ्रष्टाचार के मामले में ये आगे आ रही है, और जो ये इंडी अलायंस है, इसको मैं इंडिया नहीं कहता, ये INDI ये जो है, ये इसमें जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो लोग जितने भ्रष्टाचारी थे सब एकजुट हो गए। तो क्या इनका जो प्रभाव है, जो वोटर है वो वोट देने से पहले इन चीज़ों का जो कैलकुलेशन है वो नहीं करेगा कि जिस तरीके से चीज़ें इकट्ठा की जा रही हैं, और ये जितने जो कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और तेज होगा,
तो उसका क्या क्या परिणति होने की संभावना है? क्या इम्पैक्ट? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी पार्टी, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप अपने कोर से बहुत अलग जाते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुत्व छोड़ दे तो चाहे जो कर ले उसका ध्वस्त होना तय है। तो मुझे लगता है कि आज आम आदमी पार्टी उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, अस्तित्व के संकट से गुजर रही, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो पार्टी बनी है और उसके ऊपर जिस तरह ये सब कोर्ट में तय होगा। हम लोग नहीं कह सकते कि संजय सिंह कितना उसमें है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या केजरीवाल जी तक कब आज पहुंचेगी, ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर कमेंट करते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि जनता के मन में आज है कि अरविंद जी जो पहले उनकी बात कही जाती तो सब मान लेते थे भैया ईमानदार हैं, लेकिन आज कोई मानता नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो संदेह करता है, संदेह नुकसान बड़ा करता है। ठीक है, पीछे से भी सवाल है, पहले पीछे से सवाल। पीछे सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी हाल ही में ही क्या कहते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो आने वाले टाइम में अगर इंडिया जीते, वैसे तो बीजेपी ही जीतेगी, अगर इंडिया जीती तो आपको लगता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के हो पाएंगे, जो कि अभी एक दूसरे के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं? नहीं, देखिए, आप तो वो आपने सवाल नहीं पूछा है, आपने जवाब दिया है, आपने उसे इस्टेब्लिश कर दिया, उसे स्थापित कर दिया जो लोगों के मन में है। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह है जो आपने कहा ना कि ये अगर बाद में आएंगे तो क्या करेंगे, तो दरअसल इसी वजह से उनका वोटर कितना मिलेगा, उनका वोट जिसको कहते हैं प्लस होगा, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, साथ आते हुए एक दूसरे को घिस रहे हैं, क्या तो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। ठीक है, क्या दिल्ली के सांसदों का स्तर और नीचे आया है एमसीडी में हारने के बाद, या ये जीतने की सिर्फ हवा है 7 सीटें? लाइए, एमसीडी का कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं भावेश जी? देखिए, जैसे अभी डिस्कस हुआ दिल्ली को लेके, देखिए दिल्ली में जैसे कहा ना, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे यहाँ पे नौगण्य रहेंगे। जो लोकसभा में जो रहेंगे, राष्ट्रीयता का मुद्दा होगा, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है उसका मुद्दा होगा, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा फैक्टर करते हैं यहाँ पे। और भी सवाल हैं? नमस्कार सर। सर, मेरा सवाल ये है, जैसे 2019 के बाद में काफ़ी आंदोलन हुए, उसमें से हम देखें तो किसान आंदोलन और खिलाड़ियों का भी, तो सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 में? मैं मानता हूं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न मैं बता दूं। देखिए, हमारे देश में जब भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन की सफलता की गारंटी तभी होती है जब उसमें जनता अपने आप भागीदारी करे। किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा जो भी आंदोलन हुए, उसका कम से कम किसी चुनाव पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने देखा होगा, यदि प्रभाव पड़ता तो 2022 विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुए उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, लेकिन बीजेपी वहां भी क्लीन स्वीप की। बिल्कुल, तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं तमाम स्टेट्स की। पंजाब दिल्ली पर हमने चर्चा कर ली, पंजाब दिल्ली में कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये आंकड़े बता रहे हैं। 403 सीटें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 203 सीट एनडीए जीत सकता है और इंडिया गठबंधन 144 सीटें जीत सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।